Hello everyone, welcome to Teaching Biology. This is the part 3 of our ongoing lecture series Body Fluids and Circulation. Okay, in this video we will cover the process of clotting of the blood. So let's start today's session. देखिए देखिए मान लीजिए कहीं जो है हमारी बॉडी में कट लग गया, कोई हमें जो है इंजरी हो गई, कहीं वुंड हो गया, तो देखिए क्या होता है कि वहां से तुरंत खून बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखिए बाहर की तरफ जो है ब्लड बहना मतलब शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या वो ब्लड बहता ही रहता है? ऐसा तो नहीं होता। वहां पे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक जो है मेस बन जाता है और उससे जो है फिर फर्दर ब्लड बहना बंद हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया से। तो क्या होता है, कैसे होता है, वही आज का हमारा जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिसको हम लोग क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो देखिए यहाँ पे इंजरी हुई और ब्लड आउटसाइड देखिए निकलने लगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस ना हो जाए इसलिए क्या होता है कि ये देखिए ब्लड में प्लेटलेट्स मौजूद हैं। ठीक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स हैं और ये आरबीसीज हैं। ये क्या काम करती हैं, ये इस डैमेज्ड एरिया पर जा करके एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ये देखिए ये यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट हो गई और इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने प्लेटलेट प्लग बोला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है प्लेटलेट्स इकट्ठा हो गई हैं एक जगह पे, इसलिए स्ट्रक्चर को हम लोग प्लेटलेट्स प्लग बोल देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे ये देखिए फाइब्रिन मैश बन गया। ये फाइब्रिन मैश जो है ना फर्दर जो है ब्लड का लॉस नहीं होने देगा। मतलब ये आप देखते हैं कि जैसे ही इंजरी होती है थोड़ी देर बाद वहां पे जो है एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और फिर जो है खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फाइब्रिन मैश बोलते हैं। तो ये फाइब्रिन मैश क्या होता है, कैसे बनता है, इसी को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए कि जैसे कोई इंजरी हो गई। ठीक, देखिए जैसे कोई इंजरी हो गई, ठीक है, अब देखिए ये उस पर्टिकुलर एरिया पे मान लीजिए जो है वो टिश्यू डैमेज हो गया, इंजरी हुई है तो वहाँ का टिश्यू डैमेज हो जाएगा। ठीक, और प्लेटलेट्स भी वहाँ की डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये जो डैमेज टिश्यू है और डैमेज प्लेटलेट्स है ना, ये थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट कर देते हैं। ये हमारा जो है वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ठीक, ये हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, डैमेज टिश्यू और डैमेज प्लेटलेट्स जो है क्लॉटिंग फैक्टर जो है रिलीज करते हैं और थ्रोम्बोकाइनेज जो है एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एन आयन कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी हम लोग इस टॉपिक को एनसीईआरटी से भी कवर करेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन सब समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर समझिए कि डैमेज टिश्यू एंड डैमेज प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोकाइनेस को सिग्नल दिया कि जो है भैया इंजरी हो गई है, अब आपका काम है। तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स जैसे ही एक्टिवेट होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ये जो थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब देखिए यहां पर भी कैल्शियम की प्रेजेंस है, तो कैल्शियम की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये अब देखिए ये एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि फाइब्रिनोजन कहाँ मौजूद होती है। फाइब्रिनोजन जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन है ये फाइब्रिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है ब्लड में। ठीक है, लेकिन ये फाइब्रिनोजन जो है ना, जैसे ही थ्रोम्बिन जो है यहाँ पे वर्क करता है, जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, तो ये फाइब्रिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और ये जो फाइब्रिन है ना, ये कोलाजन फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स होते हैं जो फर्दर प्लेटलेट के साथ मिलकर के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्लॉट बोलते हैं। ठीक है, यही वो फाइब्रिन मैश है जिससे अब फर्दर ब्लड का लॉस नहीं होगा। ठीक है, फिर से समझिए कि ये डैमेज टिश्यू था, कोई इंजरी हुई तो ये डैमेज टिश्यू और डैमेज प्लेटलेट उस पर्टिकुलर एरिया की जो है उन्होंने थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट किया, सिग्नल दिया कि भैया इंजरी हो गई है और जो है अब आपका काम है इसको आकर के ब्लड की जो ब्लड जो बह रहा है आउटसाइड इसको रोकिए। ठीक है, तो थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, वो आता है और सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन को
थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर देखिए ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। ये जो फाइब्रिनोजन है ये सॉल्युबल फॉर्म में हमारे ब्लड में जो है मौजूद होती है, सॉल्युबल फॉर्म में, और फिर ये जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है जो एक इनसॉल्युबल फॉर्म है, ठीक। ये एक इनसॉल्युबल फॉर्म है। और ये जो फाइब्रिन है ना, ये जो है थ्रेड्स होते हैं ये कोलाजन के, ये प्लेटलेट के साथ मिलकर के उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे क्लॉट बना देते हैं। ये जो क्लॉट है इसी को हम लोग जो है लास्ट डायग्राम आइए देख लेते हैं, इसमें हम लोगों ने ये फाइब्रिन मैश बोला हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए फाइब्रिन मैश इन्होंने बना लिया, और ये फर्दर जो है ना, ये जो है इस स्ट्रक्चर को क्लोज कर देंगे और ब्लड का बहना यहाँ से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी। देखिए इस तरीके की प्रोसेस को, ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है ना, इसको हम लोग कास्केड प्रोसेस बोलते हैं। ये जो है कास्केड प्रोसेस है, मतलब क्या, मतलब ये देखिए कोई कास्केड प्रोसेस जो है क्या होती है वो, इसमें आप ये याद रखिएगा कि अगर कहीं पे भी ये वर्ड यूज हो रहा है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन कास्केड रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के सारे स्टेप जो है ना, ये पहली बात ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी और सारे ही स्टेप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। जैसे ए जो है वो बी में कन्वर्ट होगा, फिर बी जो है वो सी को डी में कन्वर्ट करेगा, ये डी जो है वो फर्दर ई को एफ में कन्वर्ट करेगा, और एफ हमारा जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा। तो अगर इसमें से कोई एक भी स्टेप मिस हो गया तो ये एफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन जो इंटरकनेक्टेड होती हैं और मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्केड रिएक्शन, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है ये हमारी एक कास्केड प्रोसेस है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फाइब्रिनोजन का जिक्र है, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन का जिक्र है, यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन का जिक्र है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम आयन। तो हमें याद रखना है कि कैल्शियम आयन जो है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा, ठीक है। इसलिए इसकी प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है ब्लड की क्लॉटिंग की प्रोसेस में, ठीक है। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आपको ये टेबल याद भी नहीं करनी है, लेकिन आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 3 एंड 4 इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने जो है इस स्लाइड को इंक्लूड कर लिया। और एक चीज आपको और बतानी थी कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आप इतने सारे देख रहे हैं ना, ये बनते कहाँ पे हैं। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, हमारा लीवर बनाता है इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को, ठीक है। और इसके लिए कुछ कुछ जो है क्लॉटिंग फैक्टर जो है, देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि द लीवर यूजेस विटामिन के, द लीवर यूजेस विटामिन के टू प्रोड्यूस सम ऑफ द फैक्टर्स लाइक फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो लीवर को जो है ना वो विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो बनाने के लिए। और आपको पता है कि ये फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है ये मेजर फैक्टर्स हैं, इसलिए ये विटामिन के जो है ना वो बहुत एसेंशियल हो जाती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो लीवर में बनते हैं, और कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने के लिए लीवर को विटामिन के की जरूरत होती है, इसलिए विटामिन के जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है इस टॉपिक को एनसीईआरटी से कवर करने वाले हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है और डिस्कशन मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा, तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वही आपकी बुक में लिखा हुआ है। आइए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। देखिए कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, कोगुलेशन का जो मतलब होता है वो क्लॉटिंग से है, ठीक है। तो कहीं पे वर्ड आपको कोगुलेशन देखने को मिले, कहीं पे क्लॉटिंग देखने को मिले, तो घबराना नहीं है, ये दोनों वर्ड सेम ही है, ठीक है। देखिए you know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound doesn't continue to bleed for a long time, ठीक है। ये हमें पता है कि जैसे ही कोई कट लगता है, कोई इंजरी होती है, तो थोड़ी देर तो खून बहता है, लेकिन उसके बाद वो खून बहना बंद हो जाता है। कैसे, वही प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। देखिए यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, ओके, डू यू नो व्हाई। हाँ, अब हमें पता है कि ये क्यों होता है ऐसा। देखिए blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma, okay, this is a mechanism to prevent excessive loss of the blood from the body, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो रही है। this is a mechanism to prevent excessive loss of the blood from the body। फिर देखिए
You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum. ये वर्ड आपको याद रखने. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrins. ठीक है, तो ये fibrins कैसे बनते हैं ये हम लोग देख चुके हैं. In which dead and damaged formed elements of the bloods are trapped. तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि क्लॉट में क्या क्या होता है. Dead and damaged formed elements of the bloods are trapped. ठीक है, फिर देखिए fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen. फाइब्रिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है हमारी प्लाज्मा में, वही जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन. ठीक, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इसका कन्वर्जन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, थ्रोम्बिन. ठीक है, फिर देखिए thrombins in turn are formed from the another inactive substance present in the plasma called prothrombin. ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं. एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस, ये देखिए ये आपको याद रखना है, ये रिपीटेडली आपके नीट के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है. ठीक है, तो आपको याद रखना है इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन. ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस. कास्केड प्रोसेस, तो कास्केड प्रोसेस का मतलब क्या है ये भी हम लोग देख चुके हैं, जहां पे सारे स्टेप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट. ओके, फिर देखिए एन इंजरी और a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. इनको हम लोग blood clotting factors बोलते हैं. ठीक है, फिर देखिए certain factors released by the tissues at the site of injury also can initiate coagulation. कैल्शियम आयन plays a very important role in clotting. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन सा आयन हमें जरूरी होता है, कैल्शियम आयंस. ठीक है, कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग. ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था. आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा. फिर देखिए ये आपके लिए जो है वो एक क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है. अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है, ये लेक्चर ध्यान से देखा है और एनसीईआरटी से पढ़ा है, तो आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इस रिएक्शन में एक्स क्या है, y क्या है और z क्या है. ठीक है, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही. इस वीडियो में हम लोगों ने जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में देखा कि वेरियस टाइप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड के कोगुलेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अभी तक हम सिर्फ ये ऑब्जर्व करते थे कि जैसे ही कहीं हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, कोई कट लग जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो वहां पे थोड़ी देर खून बहता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है. आज हम लोगों ने उसके पीछे की साइंस को समझा, उसके पीछे की बायोलॉजी को समझा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.